नेपाल की सियासत में फिर बेवकूफी का खेला गया बड़ा खेल। ओली समर्थित सरकार बनाकर प्रचंड ने मारी है अपने पांव पर कुल्हाड़ी। सियासी स्वार्थ के आगे जनता का मत भूल गए प्रचंड। अपने हित के लिए जनता की उम्मीदों की चढ़ा दी बलि। ड्रैगन के इस वार का मोदी कैसे देंगे जवाब? भारत की पिच पर बैटिंग करने की कैसे देंगे सजा? दोस्तों, जिस नेपाल में सियासी समीकरण बदलने के लिए भारत ने तगड़ी पिच तैयार की थी, अपने सियासतदानों को लगाया था, उस पिच पर किसी और ने बाजी मार ली है, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल में अब भारत नहीं, चीन समर्थित सरकार बन गई है। वहां एक बार फिर ड्रैगन की साजिश विजयी हो गई है। इसे भारत की हार नहीं, नेपाल के राजनेताओं की बेवकूफी कहा जाएगा, जो भारत जैसे सच्चे और ईमानदार पड़ोसी को छोड़कर धूर्त और मक्कार चीन की गोद में जाकर बैठ गए, वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए। दोस्तों, नेपाल में भारत समर्थित सरकार ना बने, इसके लिए चीन नेपाल में चुनाव के बाद से ही लग गया था। चीन बाकायदा इसके लिए साजिशों का पूरा ताना बाना तैयार कर रहा था। नेपाल के राजनेताओं को पैसे के बल पर अपने पक्ष में कर रहा था और एक ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा था जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में वो सब संभव हो सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो, और नेपाल में भी वही हुआ। सत्ता के शीर्ष पद पर काबिज होने के लालच में प्रचंड ने ऐसे शख्स के साथ हाथ मिला लिया जो चीन का समर्थक है। प्रचंड ने जनता के उस मत की भी लाज नहीं रखी जो उसने सत्ता परिवर्तन को लेकर दी थी। बस खुद को सत्ता की चाबी मिले, प्रचंड ने इसे वरीयता दी और इसके लिए उन्होंने ओली के साथ मिलकर सरकार बना ली। दोस्तों, प्रचंड ने जो किया उसे उनकी सबसे बड़ी सियासी भूल कहा जाएगा, क्योंकि ओली का साथ लेकर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और आने वाले वक्त में उन्हें इसका अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब चीन अपनी चाल चल रहा था तो भारत क्या कर रहा था? क्या भारत को इसका अंदाजा नहीं था कि चीन कुछ शातिर करने की तैयारी कर रहा है? अगर भारत को इस बात का इल्म था तो उसने कोई तगड़ा बाउंसर क्यों नहीं मारा? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने नेपाल में भारत की पिच उखाड़ दी है, लेकिन मोदी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो तो हारे हुए मैच को जीतना जानते हैं। और फिर ये तो नेपाल की सियासी पिच है जिस पर चीन ने अपने स्वार्थ का बीज फेंका है। इसमें दो राय नहीं है कि चीन के इस बीज को वहां के राजनेताओं की जड़ से निकालना मुश्किल है, क्योंकि लालच किसी भी शख्स को अंधा कर देता है, और अगर वो लालच सत्ता का हो तो फिर बात ही क्या। दोस्तों, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो मोदी का काम है, इसीलिए तो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब नेपाल में मोदी कौन सा बाउंसर मारेंगे जिससे दुश्मन जिनपिंग की गिल्ली उड़ जाएगी और सियासत का जो समीकरण उसने तैयार किया है वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेपाल में फिर भारत विरोधी सरकार, क्या ओली के नक्शे कदम पर चलेंगे प्रचंड? दोस्तों, नेपाल में नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में पुष्प कमल दहल प्रचंड सोमवार को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें शपथ दिलाई। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इस शपथ ग्रहण के साथ ही हिमालयी राष्ट्र में चली आ रही लंबी राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई है। सीपीएन माओइस्ट के अध्यक्ष प्रचंड ने सदन के 169 सदस्यों के समर्थन से सरकार गठन का दावा पेश किया था। इसके बाद नेपाली राष्ट्रपति भंडारी ने रविवार को उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। दोस्तों, यहाँ बता दूं कि भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बावजूद प्रचंड को 30 दिन के भीतर निचले सदन में विश्वास मत साबित करना होगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब प्रचंड ने बहुमत की संख्या दिखा दी तो फिर उन्हें सदन के निचले सदन में अपनी ताकत क्यों दिखानी होगी? दोस्तों, जानकारों का कहना है कि गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री को यह साबित करना होगा कि उन्हें सदन में विश्वास मत हासिल है। अगर वो सदन में विश्वास मत हासिल करने में कामयाब नहीं होते हैं तो सरकार गठन की नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अब जब नेपाल में चीन समर्थित पार्टी से प्रचंड सत्ता पर काबिज हो गए हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो भी ओली की तरह भारत विरोधी अभियान चलाएंगे या फिर बैलेंस समीकरण की नीति अपनाएंगे? दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को लेकर उनका रुख क्या होगा। दरअसल इससे पहले उनका भारत के साथ संबंध कभी अच्छा तो कभी बुरा वाला रहा है। इससे पहले जब 2 बार वो प्रधानमंत्री बने तो उनका चीन के प्रति खास लगाव साफ देखने को मिला था। इसके अलावा पिछले कार्यकाल के दौरान प्रचंड ने भारत को लेकर कई ऐसे बयान भी दिए जो चुभने वाले थे। जब साल 2009 में प्रचंड के हाथों से सत्ता चली गई थी तो उसके पीछे भी उन्होंने भारत का हाथ बताया था। ऐसा नहीं है कि प्रचंड का भारत के साथ हमेशा रिश्ता खराब रहा है। साल 1996 से लेकर 2006 तक वो भारत के काफी करीब थे। ये वो दौर था जब नेपाल की चुनी हुई सरकार और माओवादियों के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ था।
इस दौरान नेपाल में हालात खराब थे। यही वो वक्त था जब प्रचंड समेत कई नेताओं ने भारत में शरण ले रखी थी। इस वक्त तक उनका भारत को लेकर सख्त रवैया नहीं देखने को मिलता था। यही नहीं, जब नेपाल में स्थिति गृह युद्ध जैसी थी और लगातार माओवादी नेताओं पर नकेल कसी जा रही थी, तो भारत ने ही मदद कर इस विद्रोह को समाप्त करवाया था। भारत की ओर से प्रचंड समेत नेपाल के माओवादी नेताओं से शांति समझौते पर बात की गई। नवंबर साल 2006 में नई दिल्ली में माओवादियों की 7 पार्टियों ने 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। यहीं से प्रचंड के पहली बार पीएम बनने का रास्ता साफ हुआ था। नेपाल में प्रचंड को जनता का भारी समर्थन मिला। साल 2008 से 2009 तक प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री रहे और इसमें भारत का योगदान उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में बेहद अहम था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री बनते ही प्रचंड के सुर बदल गए थे। दरअसल जैसे ही प्रचंड ने नेपाल की कमान संभाली, भारत को लेकर उनका रुख बदल गया। उन्होंने भारत के खिलाफ कई फैसले लिए और बयान दिए। वो चीन के पक्ष में नजर आने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, वो चीन के दौरे पर चले गए, जबकि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले भारत आता रहा था। इसके बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत और नेपाल के बीच जो भी समझौते या संधियां हुई हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए या बदल देना चाहिए। बात और तब बिगड़ गई जब प्रचंड सरकार ने तत्कालीन नेपाल आर्मी चीफ रुकमंगल कटवाल को पद से हटा दिया, जबकि भारत इस फैसले से पूरी तरह से नाखुश था। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसे में अब भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि नेपाल में प्रचंड सरकार को लेकर भारत को चौकन्ना रहना होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन से चुनौतियों का सामना कर रहे भारत को नेपाल को लेकर कोई ठोस और नई रणनीति बनानी होगी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि दरअसल नेपाल और भारत मित्र देश रहे हैं। दोनों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा जुड़ती है। ऐसे में चीन अगर नेपाल में अपनी पैठ जमा लेता है तो वो नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। भारत को पड़ोसी मुल्क के साथ हर रणनीति पर बारीक से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जब चीन नेपाल में सारी तिकड़म लगा रहा था, तो उस वक्त भारत क्या कर रहा था। नेपाल में चीन किस तरह मार ले गया बाजी। कैसे भारत से चीन को समझने में हो गई चूक। क्या नेपाली राजनेताओं की बेवकूफी भारत को पड़ी भारी। दोस्तों, नेपाल में एक बार फिर से भारत के धुर विरोधी और चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली का राज आ गया है। हालांकि इस बार ओली पीएम नहीं, किंग मेकर बने हैं, लेकिन इस बार भी सत्ता की बागडोर जिसके हाथ में है, उससे भी भारत को कम खतरा नहीं है। दोस्तों, इस बीच अब खुलासा हुआ है कि ओली और प्रचंड के बीच साल 2018 की तरह एक बार फिर से दोस्ती कराने में चीन ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। बताया जा रहा है कि प्रचंड की पार्टी के महासचिव बर्शमान पुन ने सरकार बनने से ठीक पहले चीन की यात्रा की थी। करीब 2 सप्ताह तक पुन के चीन में रहने के बाद नेपाल लौटते ही प्रचंड का रुख बदल गया और ओली के साथ गठबंधन का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पुन ने कैसे ये सारा खेल खेला, कैसे ओली को प्रचंड के साथ खड़ा करने का काम किया। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पुन इलाज के नाम पर चीन गए और वहीं पर रहकर नेपाल में दोनों वाम दलों के बीच गठबंधन बनाने का काम किया। पुन की वजह से ही ओली और प्रचंड करीब आ गए। दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पुन ने अकेले सारा काम किया या उनके साथ कोई और भी सरकार को बनवाने में मदद कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ओली की बहुत करीबी हैं और उन्होंने वाम दलों की एकता का पूरा समर्थन किया। बताया जा रहा है कि भंडारी प्रचंड और शेर बहादुर देउवा की गठबंधन सरकार से खुश नहीं थी। यही नहीं, भारत की धुर विरोधी नेपाली राष्ट्रपति भंडारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार चीनी राजनयिकों और अन्य अधिकारियों के साथ संपर्क में थी और उन्होंने भी इस सरकार को बनवाने में काफी मदद की। दोस्तों, नेपाल में नई सरकार का गठन ये बताने के लिए काफी है कि भारत नेपाल के बीच संबंधों में एक बार फिर से समय का पहिया साल 2018 से 2021 के दौर में पहुंच गया है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की इतनी बड़ी साजिश की भारत को भनक क्यों नहीं लगी थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने चीन के इस जाल को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन नेपाल के राजनेताओं का निजी स्वार्थ कहें या उनकी बेवकूफी इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन बाजी मार ले गया। लेकिन दोस्तों, मोदी ने हार अभी नहीं मानी है। नेपाल में नए समीकरण बिठाने के लिए ही उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री प्रचंड को बधाई दे दी है, जिससे चीन सशंकित हो गया है और इसी को देखते हुए उसने भी प्रचंड को बधाई संदेश भेजा है। चीन का बधाई संदेश ये साफ दिखाता है कि उसकी गोटी अब सरकार में फिट हो गई है। दोस्तों, चीन ने कहा है कि वो पुष्पकमल दहल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनने की बधाई देता है। चीन ने कहा है कि परंपरागत मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश होने के नाते चीन नेपाल संबंधों को बड़ा महत्व देता है और नेपाल की नई सरकार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आवाजाही और सहयोग का विस्तार करने और बेल्ट एंड रोड का गुणवत्ता निर्माण करने के लिए तैयार है। मतलब चीन ने नेपाल को आर्थिक गुलाम बनाने का पासा फिर से फेंक दिया है, जिसे भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से रोका था।